हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की चर्चा करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो मेन चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, उन सारे टॉपिक्स पर बच्चों चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स, कैसे इसको समझा जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में बच्चों हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में कितने पार्ट होते हैं और फ्लूइड कहते किसे हैं। पहली बात बच्चों, फ्लूइड हम उन सभी चीज़ों को कहते हैं जिनके ऊपर फोर्स लगाएं और वो फ्लो करने लगे। फोर्स लगाने पर कहीं भी जरा भी उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो उनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी आ जाए, बहाव होने लगे। जैसे कि वाटर हुआ, जैसे कि ऑयल हुआ, जैसे कि कोई गैस हुआ। ठीक है बच्चों, वो सारी चीज़ें जो फोर्स लगाने पर फ्लो करने के कंडीशन में आ जाएं या फ्लो करने की टेंडेंसी उनके अंदर हो या फ्लो करने लग जाएं, बच्चों ऐसे सभी चीज़ों को, सभी सब्सटेंस को हम लोग फ्लूइड का नाम देते हैं। जनरली हमारे दिमाग में बच्चों ये होता है कि फ्लूइड का मतलब होता है कोई लिक्विड। नहीं सर, फ्लूइड कंबाइंड रूप से बच्चों फ्लूइड के अंदर अगर देखा जाए तो दो चीज़ें आती हैं, उसमें लिक्विड भी होता है और उसमें गैस भी होता है। लिक्विड प्लस गैस को एक साथ कलेक्टिव रूप से हम फ्लूइड का नाम देते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं और फ्लूइड की क्या क्या खास बातें होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड होता क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर यह बताया कि अगर किसी सब्सटेंस पर फोर्स लगाया जाए और फोर्स लगाने से उसमें फ्लो होने लगे या फ्लो होने के कंडीशन में वो आना चाहे तो बच्चों ऐसे सभी सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं फ्लूइड। पहली बात। दूसरी बात ये होती है बच्चों कि फ्लूइड जिस भी कंटेनर में रखा जाता है, जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में रखा जाता है, उसी का शेप ऑटोमेटिकली वो बना लेता है। आप वाटर लीजिए, वाटर को एक गिलास में रख दीजिए तो जितना वॉल्यूम गिलास का है वो गिलास के शेप का वॉल्यूम अपने आप अटेंड कर लेगा। आप उसी वाटर को वहाँ से निकालिए और किसी अदर कंटेनर में रख दीजिए। सपोज करिए हमने उसको एक मग में रख दिया तो मग का जो भी यहाँ शेप है वो लिक्विड, वो वाटर अपने आप बच्चों क्या करेगा, गेन कर लेगा। जिस भी कंटेनर में आप रखोगे वो वाटर उसी कंटेनर के शेप को अटेंड कर लेगा। सिमिलरली कोई ऑयल का केस हो सकता है, सिमिलरली किसी गैस का केस हो सकता है। बच्चों किसी गैस को जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे, सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर ऐसा वाला है, इसमें मैंने एक गैस को रख दिया, ये ऊपर से ढका हुआ, गैस को भर दिया, गैस पूरा भर गया, ये देखिए फैल गया इसमें। हमने दूसरा कंटेनर लिया ऐसा वाला, मैंने कहा गैस को मैं इसी के अंदर रख रहा हूँ, तो गैस बच्चों बिल्कुल उसी शेप में, जिस शेप में कंटेनर है उसी शेप में फैल जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, एक कंटेनर हमारे पास इस तरह से डिजाइनदार है, मटका टाइप, ऐसे मैंने इसके अंदर इधर से बंद कर दिया और गैस को रख दिया। गैस बच्चों इसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, उसी के शेप का हो जाएगा। तो फ्लूइड मतलब लिक्विड प्लस गैसेस की खास बात ये होती है कि जिस भी कंटेनर में बच्चों उनको रखा जाता है उसी कंटेनर का शेप वो गेन कर लेता है और यहाँ पर उसके अंदर पूरा भर जाता है। यहाँ के अंदर लिक्विड का जहाँ तक बात है, हो सकता है वो पूरा ना भरे, लेकिन गैस की अगर बात करें फ्लूइड में, वो तो पूरा का पूरा भर लेगा। जिस भी कंटेनर में उसको रखा जाएगा वो फैल जाएगा। अच्छा, फिलहाल शेप वही गेन करेगा जिस बर्तन में उसको रखा जाएगा। दो बातें फ्लूइड के बारे में बच्चों आपने सीखा। पहली बात अगर आपको याद हो तो फ्लूइड का मतलब होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जो फोर्स लगाने पर फ्लो करने लगे। दूसरा, यहाँ पर फ्लूइड जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा उसी कंटेनर का शेप वो गेन कर लेगा। ठीक है, और अगली बात यहाँ फ्लूइड के बारे में बच्चों ये होगी, यहाँ पर फ्लूइड के आइडियल और नॉन आइडियल होने की कंडीशन आपसे पूछी जाती है। तो बच्चों फ्लूइड अगर आइडियल है, मैं कहता हूँ एक फ्लूइड का नाम मैं ले रहा हूँ, वो फ्लूइड आइडियल है। अगर कोई फ्लूइड आइडियल है मेरे बच्चों, तो यहाँ के अंदर आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर दो चीज़ें खास होंगी। यहाँ के अंदर ये जो है इनकम्प्रेसिबल होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ, इनकम्प्रेसिबल का मतलब उसको दबाने से, प्रेशराइज करने से बच्चों उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो हैं, मॉलिक्यूल के बीच की जो दूरी है वो चेंज ना हो। ठीक है, अगर हमारा फ्लूइड आइडियल है तो वो इनकम्प्रेसिबल होगा। ज़्यादातर किसी लिक्विड के केस में ये कंडीशन मिलता है। बच्चों
और अगर फ्लूइड आइडियल है तो इसके साथ एक केस और होगा, आगे आप जाके पढ़ोगे, तो जबकि फ्लूइड का जब फ्लो होता है तो लेयर के रूप में होता है, एक लेयर ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा तो अगला लेयर यूं पीछे रहता है। बच्चों लेयर के बीच में क्या होता है, ड्रैग होता है, रगड़ होता है, फ्रिक्शन होता है। तो किसी लिक्विड के या किसी फ्लूइड के लेयर्स के बीच में यूं कह लीजिए जो ड्रैग होता है, जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, एक तरह से फ्रिक्शन भी इसको आप कह सकते हो, अपोजिशन कह सकते हो, जो हो रहा होता है उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, जब फ्लूइड कहीं फ्लो होता है तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करने का प्रयास करता है। तो बच्चों ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे एक अपोजिंग नेचर का फोर्स डेवलप होता है लेयर के बीच में, जिसको आगे जाके अभी हम डिटेल इसका बताएंगे, उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। सर अगर फ्लूइड हमारा आइडियल है, बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, अगर फ्लूइड आइडियल है तो लेयर के बीच में लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वो एब्सेंट होगा। तो आइडियल फ्लूइड के लिए दो खास शर्तें आप दिमाग में ध्यान में रखिएगा बच्चों। आइडियल फ्लूइड जो हमारा होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, और आइडियल फ्लूइड जो हमारा होता है बच्चों वो नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस इन द सेंस यहाँ उसके अंदर विस्कस फोर्स लेयर के बीच में नहीं लगेगा। तो दो तीन बातें जो हम लोगों ने जाना, फ्लूइड यहाँ पर बच्चों फ्लूइड हम उन सभी सब्सटेंस को कहते हैं जिन पर फोर्स लगाने पर फ्लो की टेंडेंसी आ जाए, फ्लो होने लग जाए। दूसरी खास बात हम लोगों ने ये सीखा, फ्लूइड जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा उसी कंटेनर का शेप गेन कर लेगा। फ्लूइड के बारे में हम लोगों ने जाना, ये केवल लिक्विड को हम फ्लूइड नहीं कहते हैं, लिक्विड प्लस गैस को मिलाकर एक साथ नाम दिया जाता है फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की अगर बात कर रहे हैं बच्चों तो वो इनकम्प्रेसिबल होगा और नॉन विस्कस होगा। और एक और बात बच्चों, यहाँ के अंदर फ्लूइड के बारे में अगर बात करें कि ये नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल फ्लूइड में बच्चों ये दोनों ही चीज़ें एब्सेंट होंगी। वहाँ लेयर के बीच में क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें बच्चों फ्लूइड के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब इससे रिलेटेड जो अगला टॉपिक हमारा है हम उस पर आगे बढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, फ्लूइड की स्टडी हम बच्चों दो तरह से करते हैं। फ्लूइड की स्टडी दो तरह से करते हैं। एक तो ये करते हैं ये रुका हुआ कोई फ्लूइड है, रुका हुआ है, ये बच्चों स्टेशनरी कंडीशन में है, यहाँ पर कहाँ पे कितना प्रेशर है, कहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, रिलेटेड चीज़ें बच्चों हम स्टडी करेंगे। जब फ्लूइड स्टेडी स्टेट में स्टेशनरी कंडीशन में होगा, रेस्ट में होगा, तो फ्लूइड की स्टडी रेस्ट में कहलाता है बच्चों हाइड्रोस्टैटिक्स। ओके, और कहीं पर बच्चों किसी पाइप, सपोज करिए कोई पाइप है उसमें लिक्विड का फ्लो हो रहा है, उसमें लिक्विड या गैस का फ्लो हो रहा है, कहने का मतलब फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। डायनामिक कंडीशन में अगर फ्लूइड के स्टडी करेंगे तो उसको बच्चों हाइड्रोडायनेमिक्स का नाम देंगे। तो फ्लूइड की स्टडी दो तरह से, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स उस समय का जब फ्लूइड रेस्ट में हो, उसके अंदर कोई मोशन ना हो, एक गिलास पानी भर के रख दिया, कोई मोशन नहीं है, उस समय उसके अंदर जो भी स्टडी हम करेंगे वो हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगा। और वहाँ पर किसी पाइप के अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, अब इसके अंदर जो भी स्टडी हम लोग करेंगे बच्चों वो हाइड्रोस्टैटिक्स नहीं, हाइड्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत देखा जाएगा। तो फिलहाल आइए पहले हम चर्चा करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स की। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में जनरली आपको पहले से पता होता है। एक बार मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं, जिसको हम नाम देते हैं प्रेशर। क्या नाम देते हैं बच्चों, प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है बच्चों, कोई एक सपोज करिए सरफेस है, सपोज करिए ये कोई एक सरफेस है, ऐसे यहाँ पर एक ऐसे सरफेस है हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं ऐसे ऊपर से एक फोर्स पहुंचाऊं, ये सरफेस कहीं पर फिक्स है और इसके ऊपर मैं ऐसे फोर्स ऊपर से लगा रहा हूं, परपेंडिकुलर इसके फोर्स लगा रहा हूं, तो बच्चों यहाँ इस फोर्स का असर यहाँ पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे हुआ और इस पॉइंट पर जब इस फोर्स का प्रभाव पड़ा तो ये प्रभाव यहाँ पर बट जाता है, यहाँ पर ये प्रभाव जो है प्रेशर के रूप में बिखर जाता है। तो प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं जरा समझने का प्रयास करें। प्रेशर को बच्चों कहते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ के अंदर बच्चों प्रेशर को कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस के कैसे है, परपेंडिकुलर, या यूँ कह लीजिए एरिया फोर्स के कैसे है, परपेंडिकुलर। तो बच्चों यहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया को हम यहाँ प्रेशर का नाम देते हैं। अब यहाँ हम आपको बहुत
घुमाएंगे नहीं गोल गोल, मेन चीज़ मुद्दे की बात समझिए जो आपके काम आने वाला है। यहाँ के अंदर बच्चों प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, और एक्चुअल डेफिनेशन जो है उसमें बच्चों एरिया को 10 to 0 लिया जाता है, एरिया को बहुत छोटा रखा जाता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ के अंदर फिलहाल जनरली जो हम इक्वेशन यूज करते हैं, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, या परपेंडिकुलर फोर्स ऑन यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अब इसके बारे में बच्चों एक खास बात है कि प्रेशर का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब फोर्स क्या करेगा, सरफेस को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन भी होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। फोर्स क्या होगा, हो सकता है उसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी सरफेस को बांध के हम खींच रहे हो। लेकिन यहाँ पर जब फोर्स का कंडीशन हम लगाएंगे तो फोर्स का मतलब होगा ये फोर्स जो होना चाहिए वो कंप्रेसिव नेचर का होना चाहिए, दबाना चाहिए सरफेस को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। रहा सवाल सर इसमें जो यूनिट होगा वो क्या होगा, यूनिट तो अभी जान लेते हैं, पहले एक चीज़ और जान लीजिए। जनरली हम लोग ऐसे देखते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एक बात यहाँ तय है बच्चों, एरिया हमारा जितना कम होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा, प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली अगर एक निडल हो, एक सुई हो बच्चों, और उसको क्या करो आप किसी सरफेस के अंदर उसको यूं थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो वो क्या होता है, सरफेस के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो निडल है बच्चों उसका जो टिप है वो बहुत ही कम एरिया वाला होता है। एरिया अगर बहुत कम हो गया तो कम ही फोर्स लगाने पर बच्चों यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और प्रेशर बहुत ज़्यादा होने से बच्चों वो जो निडल है बड़ी आसानी से सरफेस के अंदर इंसर्ट कर जाता है। ठीक है, यहाँ के अंदर ये बात ध्यान में रखिएगा, जब ट्रेन चलता है बच्चों तो यूं उसके रेल बने होते, उसकी पटरियाँ बनी होती हैं। इसके ऊपर जब ट्रेन चलता है तो पटरियों का जो यहाँ पर बच्चों एरिया है बड़ा कम होता है। ये रहा, इसके ऊपर सपोज करिए कोई ट्रेन जा रही है, एक दो पटरी हैं ऐसे, यहाँ पर बच्चों इस तरह से पटरियां बनी हुई, इस तरह से रेल बने हुए हैं, इसके ऊपर ट्रेन गुजर रहा है। तो क्या होगा, इसके ऊपर चूंकि इसका ट्रेन का जो वेट है बहुत ज़्यादा है और इसके ऊपर बच्चों ये एरिया जो इसका है वो बहुत कम है, तो ऐसे केस में इसके ऊपर ये जो पटरी है वो ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पहुंचाता है। और प्रेशर क्योंकि एरिया इसका कम है तो बच्चों ये जो हमारा रेल है, ये जो पटरी है वो जिस सरफेस पे रखा हो, सपोज कर ज़मीन पे है, तो ये ज़मीन पे बहुत ज़्यादा पूरा वेट ट्रेन और पटरी का तो ज़मीन पे आ गया और एरिया इसका बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर इस प्रेशर को बच्चों एब्जॉर्ब करने का प्रयास ना किया जाए तो यहाँ के अंदर क्या होगा, वो पटरी तो ज़मीन के अंदर धंस जाएगी। ठीक है, इसीलिए जब ट्रेन चलता है तो देखिए कितने इंतजाम होते हैं। वहाँ पर जो है वुड के कहीं कहीं देखेंगे या सीमेंट के कहीं कहीं देखेंगे, इस तरह से बच्चों बने होंगे। उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए उपाय बना दिया जाता है। जहाँ पर भी ट्रेन चल रहा है वहाँ पर आप देखेंगे पत्थर के टुकड़े, जहाँ पटरियाँ लगाई जाती हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पटरियों के नीचे लगाए हुए होते हैं ताकि प्रेशर को आसानी से, इतने तगड़े प्रेशर को एब्जॉर्ब किया जा सके। फिलहाल इन चीज़ों पर ज़्यादा समय नहीं देंगे, एग्जाम्पल लाखों हो सकते हैं। मेन मुद्दों पर आते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के अंदर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, प्रेशर बच्चों अगर फोर्स को मैं कांस्टेंट बनाए रखूं तो प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, एरिया जितना कम होगा बच्चों प्रेशर उतना ही वहां के ऊपर ज्यादा लग रहा होगा। कौन सा एरिया, इफेक्टिव एरिया, अब उसके बारे में आप लोग डिटेल में आगे समझेंगे। जैसे मान लो इस पेन से मैं यहाँ के ऊपर इसको दबा रहा हूं तो कितना एरिया इसका दब रहा है बच्चों, उतने ही एरिया को यहाँ कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ के अंदर फिलहाल आगे बढ़ेंगे और आगे के मुद्दों की बात करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, रहा सवाल यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा। सर अगर प्रेशर की यूनिट हम निकालने के लिए जाएं तो क्या होगा। सर प्रेशर की जो यूनिट होगी खास कुछ तो यहीं से पता चल जाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी की एक यूनिट और होती है बच्चों, पास्कल। ठीक है, पास्कल। ये दोनों यूनिट जो होते हैं एसआई यूनिट होते हैं। इसके अलावा
बहुत सारे यूनिट हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, पास्कल हो गया। इसके अलावा जो यूनिट्स हैं बच्चों, उसमें हमारे पास एक यूनिट हो गया एम ऑफ एच जी, एम ऑफ एच जी। अभी इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ अगला जो हमारे पास यूनिट है बच्चों, वो होगा, सपोज करिए बार एक यूनिट होता है, एक यूनिट यहाँ के अंदर होता है बच्चों टॉर होता है, और एक यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक यूनिट, ATM इसको लिखते हैं, दिस इज एटमॉस्फेरिक यूनिट। अब इनमें क्या क्या रिलेशंस होता है बच्चों, ये हमारा SI यूनिट हो गया, और बाकी यहाँ पर तमाम सारे सिस्टम ऑफ यूनिट में बच्चों ऐसे लिए जाते हैं। ज़्यादातर आपके फिजिक्स में इसी का यूज होना है। फिलहाल क्या क्या रिलेशंस इनके बीच हैं एक बार जान लेते हैं बच्चों। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, ये दोनों ही SI यूनिट हैं, और दोनों के लिए बच्चों यही कंडीशन बन के आ रहा होता है। ठीक है, अब अगर मैं जाऊं यहाँ के अंदर बच्चों, सपोज करिए मैं एटमॉस्फेरिक यूनिट की बात करूं, तो 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट 1 ATM इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को आप लिख सकते हो बच्चों 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कंडीशन रहा यहाँ पर 2 यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पास्कल के बीच में रिलेशन। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1.01 बार, इसको आपको याद रखना है। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार में क्या रिलेशन है आपके सामने यहाँ रखा हुआ है बच्चों, इसको ऐसे ही आप याद रखिएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 बार। ओके, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ के अंदर बच्चों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू लगभग सबको याद रहता है 760 एम ऑफ Hg। अभी इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, और यही इक्वल टू होता है 760 टॉर, आप लिख सकते हो बच्चों। यहाँ पर इससे क्या हमें कंक्लूजन मिला, इससे कंक्लूजन ये मिला कि भाई यहाँ पर 1 एम ऑफ Hg दिस बिकम्स इक्वल टू 1 टॉर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 एम ऑफ Hg इक्वल टू 1 टॉर के बराबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों ये रहा रिलेशन, ये रहा इसके अंदर का कंडीशन। अब ये जो लिखा होता है 1 एम ऑफ Hg 760 एम ऑफ Hg, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। अगर आप जान जाएंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका और बढ़ेगा। मान लीजिए कोई एक कंटेनर हो, सपोज दैट वी हैव ए कंटेनर में मैंने क्या किया बच्चों ना, इसके अंदर कोई मरकरी ला करके भर दिया, लिक्विड मरकरी। आपको पता है मरकरी यहाँ मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। ये मैंने क्या भर दिया, दिस इज मरकरी Hg। कितने हाइट तक भर दिया, सपोज करिए यहाँ पर x हाइट तक भर दिया। तो अगर किसी कंटेनर में x हाइट तक हम मरकरी को भर दिए हैं, तो बच्चों उस कंटेनर के बॉटम पर उस मरकरी के द्वारा कितना प्रेशर पहुंचाया जाएगा, उस प्रेशर को बच्चों हम नाम देंगे पॉइंट। सपोज करिए ये है, तो पॉइंट ये पर जो प्रेशर हमारा होगा वो उसको हम नाम देंगे x। ये x हाइट जो है इसको रख देते हैं x मिलीमीटर, तो इसको कहेंगे x मिलीमीटर ऑफ Hg। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि किसी कंटेनर में अगर x मिलीमीटर की हाइट तक मरकरी को भर दिया जाए, तो वो मरकरी उस कंटेनर के बॉटम पर जो प्रेशर पहुंचाएगी दैट विल बी इक्वल टू x एम ऑफ Hg। ठीक है बच्चों, बाकी कन्वर्जन का तरीका आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर बच्चों ये मतलब होता है, मान लो यहाँ x मीटर तक भरा होता तो हम कहते हैं x मीटर ऑफ Hg, x सेंटीमीटर तक भरा होता तो हम कहते हैं x सेंटीमीटर ऑफ Hg। मान लो यहाँ पर बच्चों मरकरी को मैंने भर दिया है, सपोज करिए 10 मिलीमीटर तक ये भरा हुआ है, तो यहाँ प्रेशर पॉइंट ये पर हमारा क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 10 मिलीमीटर ऑफ Hg। मान लीजिए हम 100 मिलीमीटर तक भर दिए हैं तो 100 मिलीमीटर ऑफ Hg। मान लीजिए हम 1 मीटर तक भर दिए हैं तो हम कहेंगे 1 मीटर ऑफ Hg। मान लीजिए यहाँ पर बच्चों जो हाइट मरकरी का भरा हुआ है वो
10 मीटर तक भरा हुआ है तो 10 मीटर ऑफ Hg। तो इसका सिंपल सा मतलब ही होता है बच्चों, यहाँ आप यूनिट वाइज इसको याद रखते हो, mm ऑफ Hg इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो उसका मीनिंग यही होता है कि अगर कहा गया 760 mm ऑफ Hg दैट विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतने प्रेशर के बराबर होगा जब मरकरी को किसी बर्तन, किसी कंटेनर में 760 मिलीमीटर की हाइट तक भर दिया जाए। उस दशा में मरकरी के द्वारा उस बर्तन, उस कंटेनर के बॉटम पर कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ के अंदर कंडीशन बनेगा, ऐसा सिचुएशन कहीं आएगा आप ऐसे ही डील करोगे। ओके बच्चों हमारा अगला टॉपिक है प्रेशर से ही रिलेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आइए देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है। यहाँ पे बच्चों मान लीजिए कोई एक कंटेनर हो, जस्ट कंसीडर वी हैव ए कंटेनर लाइक दिस। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड, यहाँ लिक्विड को भर देते हैं जैसे वाटर, जैसे ऑयल, ऐसे भर दिया सपोज समझाने के लिए। यहाँ पर बच्चों मैंने किसी कंटेनर में इस तरह से किसी फ्लूइड को भर दिया। अब यहाँ पे ज्यों-ज्यों हम अगर यहाँ पर देखें बच्चों कितना प्रेशर लिक्विड के फ्री सरफेस पर कितना प्रेशर लग रहा है, तो फ्री सरफेस पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो बच्चों प्रेशर यहाँ के अंदर क्या आएगा, P0। फ्री सरफेस पर एटमॉस्फेयर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। ये P0 कौन सा प्रेशर है बच्चों, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है। यहाँ के अंदर अब मैं कहीं लिक्विड में बीच में आ जाऊँ, यहाँ कहीं मैं पूछूँ यहाँ बताइए कितना प्रेशर है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस लिक्विड या इस फ्लूइड के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर। बच्चों अगर इस लिक्विड की बात करूं या इस फ्लूइड की बात करूं तो इसके द्वारा इस पॉइंट पर लगाया जाने वाला जो प्रेशर होगा बच्चों, डिराइव करने पर इसकी वैल्यू आती है HdG। HdG ये हाइट क्या है, सपोज करिए H है या कैपिटल H मान लेते हैं। यहाँ पर बच्चों इस लिक्विड के द्वारा यहाँ HdG लगाया गया प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। तो बच्चों स्टैटिक कंडीशन जब वाटर या लिक्विड या फ्लूइड रेस्ट में हो उस समय उसके अंदर के किसी पॉइंट पर बच्चों लगने वाला जो टोटल प्रेशर होगा उसी को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, रुके हुए कंडीशन में फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर बच्चों यहाँ के अंदर हम जितना प्रेशर देख रहे होते हैं वही कहलाता हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। स्पेशली यहाँ लिक्विड की बात ज़्यादातर हो रही होती है बच्चों, सीखिएगा। इसका मतलब हमारे पास अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात की जाए बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पर मैं देख रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा HdG। ठीक है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HdG यही हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट ए नाम दे दिया तो यहाँ लिख देता हूँ प्रेशर एट पॉइंट ए, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बच्चों यहाँ डिपेंड किस पे करता है ये सबसे खास बात, या डिपेंड किस पे नहीं करता ये सबसे खास बात। पहली बात हम कर लेते हैं डिपेंड किस पे करता है। तो डिपेंड किस पे करता है वो तो सीधे सीधे साक्षात रूप से दिख रहा है, डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये बच्चों डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है, तो डिपेंड करेगा बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। दूसरी चीज जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा हाइट या डेप्थ कह लीजिए, उस लिक्विड के फ्री सरफेस से कितने डेप्थ, कितनी गहराई में हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। और अगली बात जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा उस लिक्विड या उस फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर बच्चों निर्भर करेगा, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करा। और अगला जिसके ऊपर डिपेंड करेगा वो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मीन्स जी। इन सभी चीज़ों के ऊपर हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बच्चों डिपेंड करेगा। बाकी वो कंटेनर किस शेप का है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। कितना मास लिक्विड का उसके अंदर भरा हुआ है,
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का देखिए मास कहीं से भी इसमें नहीं आ रहा है, मास का कुछ लेना देना नहीं है कि उसके अंदर आप 10 किलोग्राम लिक्विड भरे हो कि उसके अंदर आप 100 केजी लिक्विड भरे हो, इससे कोई मतलब नहीं होगा। मेन होगा ये हाइट कितना है बच्चों। यहाँ के अंदर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बच्चों, जो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर बच्चों शेप या साइज के ऊपर, कंटेनर की शेप कैसी है, साइज कैसी है, इसके ऊपर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निर्भर नहीं करता है, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हम कह लें साइज के ऊपर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। यहाँ के अंदर और किन किन चीज़ों के ऊपर कितना वॉल्यूम लिक्विड का लिया गया है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बच्चों लिक्विड या फ्लूइड के वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ के अंदर बच्चों इन सभी चीज़ों से कुछ इसका लेना देना नहीं होगा। डिपेंड करने वाली चीज़ों में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेप्थ, यहाँ फ्री सरफेस से कितने गहराई में जाकर प्रेशर निकाल रहे हैं, डेंसिटी, कितनी डेंसिटी का लिक्विड लिया गया है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कितना है। इन चीज़ों पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बच्चों डिपेंड करता है। अब सपोज करिए एक हमारे पास कंटेनर है ऐसे, एक कंटेनर ऐसे है बच्चों, एक कंटेनर मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। एक कंटेनर मैंने क्या किया, थोड़ा डिजाइनदार ले लिया, ऐसे ऐसे इसमें डिजाइन बना हुआ है, चलो ऐसे ऐसे ये डिजाइन बना लेते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने क्या किया, एक ही लेवल तक मैंने इसके अंदर एक ही फ्लूइड भर दिया, एक ही लिक्विड या फ्लूइड भर दिया, एक ही लिक्विड भर दिया। सपोज करिए यहाँ के अंदर एक ही लिक्विड, यहाँ पर एक ही हाइट तक भरा हुआ है। यहाँ अंतर क्या हो सकता है, मास इसके अंदर अलग अलग आए हो सकता है वॉल्यूम इनका अलग अलग हो, लेकिन मैंने डायग्राम बनाते समय कोशिश ये किया है कि यहाँ पर जो फ्री सरफेस से बच्चों इसका डेप्थ है वो सेम हो बॉटम का। जैसे यहाँ पर ये हाइट सपोज करिए h है, ये भी हाइट यहाँ के अंदर h है, ये भी हाइट यहाँ के अंदर h है। सपोज करिए सभी की डेंसिटी, सभी एक ही लिक्विड अगर है तो डेंसिटी सबकी क्या होगी, सेम। तो बॉटम पर अगर जाके मैं पूछूं कि यहाँ बताइए कितना कितना प्रेशर होगा, किस में ज़्यादा होगा और कौन से केस में कम होगा, तो सब में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेम होगा, क्योंकि एक ही कंडीशन में सब हैं। सबकी डेंसिटी क्या है बच्चों, सेम है, सभी के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है, हाइट सेम है, यहाँ के अंदर जी की वैल्यू सेम है। जिन जिन चीज़ों पर डिपेंड करता वो चीज़ें तो सेम हैं, तो यहाँ के अंदर शेप से कुछ लेना देना नहीं है बच्चों। यहाँ यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है बच्चों वो सभी केस में क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक। अब मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में मैं एक काम करता हूँ, इसी एग्जाम्पल में अभी एक ही मैंने फ्लूइड यहाँ के अंदर भरा था, अब मैं यहाँ D1, D2, D3 डेंसिटी अलग अलग कर देता हूँ। हाइट एक ही है, डेप्थ एक ही है, बट यहाँ के अंदर डेंसिटी मैं अलग अलग कर देता हूँ। तो बच्चों अगर डेंसिटी एक था, एक ही लिक्विड इसके अंदर था, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेम था। मान लीजिए बच्चों यहाँ D1 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D3 हो जाए, ऐसा कंडीशन आ जाए तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे पर्टिकुलर केस में ये होगा जहाँ बाकी सारी चीज़ें तो सेम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही, यहाँ हाइट वही है, एच सबके लिए है, जी वही है, डेंसिटी अलग अलग। तो जिसके लिए बच्चों डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उस बर्तन के कंटेनर के बॉटम पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगा रहा होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर हमारा होगा पहले केस में, फिर बच्चों दूसरे केस में, फिर तीसरे केस में, ठीक है। यहाँ डेंसिटी के ऑर्डर में हमारा प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का भी ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। यहाँ के अंदर मान लीजिए एक कंटेनर है, मैंने इसके अंदर बच्चों ये देखिए h हाइट तक, ये मान लीजिए हमारा 10 सेंटीमीटर तक है, मैंने इसके अंदर कोई लिक्विड डाल दिया, सपोज करिए वाटर ही हो, मान लीजिए वाटर है यहाँ के अंदर बच्चों। अब इसके अंदर मान लीजिए वाटर आया हो, सपोज करिए 2 kg मान लीजिए। एक कंटेनर मैंने बड़ा सा लिया और वाटर को ऐसे फिल किया कि उसी लेवल तक वाटर फिर आ जाए, ठीक है। यहाँ साइज भी बदल गया कंटेनर का, और यहाँ के अंदर बच्चों इसकी हाइट भी जो यहाँ के अंदर है वो 10 सेंटीमीटर यहाँ भी भरा मैंने,
सेम लिक्विड यहाँ मैंने क्या लिया था, वाटर लिया था, यहाँ पर भी मैंने क्या लिया बच्चों, वाटर लिया है। अब अगर मैं देखूं कि यहाँ पर ये वाला वाटर इस कंटेनर के बॉटम पर कितना प्रेशर पहुँचाया होगा और ये वाला इस कंटेनर के बॉटम पे कितना प्रेशर पहुँचाया होगा, तो H दोनों के लिए सेम, D दोनों के लिए सेम वाटर है और G दोनों के लिए सेम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम। तो यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो बॉटम वाले पोजीशन पे आएगा दोनों ही केसेज में वो क्या होगा, सेम होगा। हालांकि इसके अंदर 2 kg है, हो सकता है इसके अंदर 2000 kg वाटर आ गया हो, तो मास अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, कंटेनर का साइज अलग अलग है, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेम है। क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो चीज़ें दोनों के लिए क्या है, सेम है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे बच्चों। अगला हमारा प्रेशर से ही रिलेटेड टॉपिक है, वो है गेज प्रेशर। क्या होता है आइए समझते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या सीखा है बच्चों, हम लोगों ने ये सीखा है कि कोई कंटेनर हो, इसके अंदर कोई लिक्विड भर देते हैं, सपोज कोई लिक्विड मैंने भर दिया, यहाँ पर इसके फ्री सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा था वो P0 था, इसके अंदर H गहराई में इसके बॉटम पर या किसी अन्य पॉइंट पर जाकर मैंने सपोज करिए यहाँ मैं देख रहा हूँ इसकी हाइट सपोज करिए क्या है, H है, इसकी हाइट H है। तो यहाँ के अंदर पॉइंट सपोज करिए ये कोई सा पॉइंट है ये, तो पॉइंट ये पर जो यहाँ के अंदर प्रेशर होगा, पॉइंट ये पर बच्चों जो प्रेशर होगा मैंने बताया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाएगा, होगा P0 प्लस HDG। बच्चों यहाँ के अंदर ये जो P0 प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर की वजह से आया, और ये HDG जो प्रेशर है ये बच्चों क्यों आया, ड्यू टू लिक्विड, ड्यू टू लिक्विड, ये लिक्विड की वजह से आया। ठीक है बच्चों, ये जो P0 प्रेशर है बच्चों ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड तमाम सारे फैक्टर उनके वजह से आया। यहाँ के अंदर HDG क्यों आया, ये आया बिकॉज ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के कारण स्पेशली जो प्रेशर होता है बच्चों उसको हम कहेंगे गेज प्रेशर, यानी ये वाला प्रेशर यही क्या कहलाएगा, गेज प्रेशर। और यहाँ पर इसका मतलब यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो पॉइंट ये पर है माइनस आप यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो HDG आएगा। हम कहेंगे ओनली लिक्विड के वजह से प्रेशर, ओनली ड्यू टू लिक्विड at a point inside the liquid, that is called gauge pressure, and this can be written here, this will be equal to difference of the hydrostatic pressure at that particular point minus atmospheric pressure। ठीक है बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दीजिए तो आपको गेज प्रेशर मिल जाएगा। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बस HDG जो है उसी को बच्चों हम गेज प्रेशर का नाम देते हैं। अब सवाल उठा ये किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, किन चीज़ों पर नहीं डिपेंड करेगा। तो बच्चों यहाँ पर HDG में आप देखिए हाइट आ गया, D आ गया, G, इन हाइट को आप डेप्थ भी बोल सकते हैं यहाँ के लिए। H, D और G हाइट या डेप्थ और डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन, इन चीज़ों के ऊपर बच्चों गेज प्रेशर डिपेंड करेगा। तो लगभग वही डिपेंडेंस है जो हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के केस में देखा था। यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सपोज करिए यहाँ डिपेंड किया गेज प्रेशर की नहीं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो माइनस ही हो गया। मेन चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ गेज प्रेशर बच्चों, गेज प्रेशर के फार्मूले में ये तो भूल जाइए, यही गेज प्रेशर है। ये किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, H पर, D पर और G पर। तो ध्यान रखिएगा, हाइट या डेप्थ, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड एंड G दैट मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन, इन्हीं के ऊपर गेज प्रेशर डिपेंड करेगा। बच्चों अगला लॉ हमारा है पास्कल्स लॉ, प्रेशर से रिलेटेड ये भी लॉ है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका क्या कहना है बच्चों, इस लॉ का कहना ये है कि अगर कोई लिक्विड हो या कोई फ्लूइड हो, यहाँ पर फिलहाल फ्लूइड का केस, यहाँ फ्लूइड में गैस प्लस लिक्विड दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर हम आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे जिसके अंदर जनरली लिक्विड ही आता है, क्योंकि गैस के केस में तो कंप्रेसिबल हो जाता है, गैस ऐसा नहीं होगा कि वो इनकम्प्रेसिबल हो। यहाँ पर बच्चों इस लॉ का कहना ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में प्रेशर में चेंज पहुँचाया जाए, प्रेशर को चेंज किया जाए, तो ये प्रेशर में होने वाला चेंज हर जगह लिक्विड के हर पॉइंट पर पहुँच जाएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी लिक्विड में बच्चों
उसके अंदर के किसी पॉइंट के प्रेशर में चेंज किया जाए तो जितना चेंज हम एक पॉइंट पे करेंगे उतना ही चेंज हर पॉइंट पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, सपोज करिए 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का चेंज, मैंने यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दिया किसी तरह से, तो ये प्रेशर जितना यहाँ बढ़ाएंगे उतना यहाँ भी बढ़ जाएगा, उतना यहाँ भी हर पॉइंट पे बढ़ जाएगा बच्चों। यहाँ पर इसी लॉ को हम लोग कहते हैं पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ जो होता है बच्चों वो आइडियल लिक्विड के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर आइडियल लिक्विड या आइडियल फ्लूइड का जब हम नाम लेते हैं तो आप समझ जाइए उसके लिए 2 खास बातें होनी चाहिए, दैट शुड बी इनकम्प्रेसिबल, दैट शुड बी नॉन विस्कस। ये दोनों बातें उसके साथ एसोसिएट होनी चाहिए, तभी वो आइडियल कहलाएगा। तो आप लोग मेरे ख्याल से इतना समझ गए होंगे कि अगर किसी लिक्विड के आइडियल फ्लूइड, मैं बोल सकता हूँ आइडियल फ्लूइड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम प्रेशर में चेंज पहुंचाएंगे तो वो प्रेशर में होने वाला चेंज जितना भी होगा उतना ही चेंज हर जगह लिक्विड के, उस फ्लूइड के, उस आइडियल फ्लूइड के, उस लिक्विड के हर पॉइंट पर ट्रांसमिट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। ठीक है बच्चों, सपोज करिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे प्रेशर पूरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा टोटल प्रेशर यहाँ मिला के है सपोज करिए 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आ गए, मैंने कहा यहाँ पर जो प्रेशर है वो है 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने कुछ यहाँ पर तरीका लगाकर यहाँ का प्रेशर मैंने सपोज करिए किसी टेक्निक से मैंने बढ़ा दिया, 20 का मैंने 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर दिया बढ़ा करके। इसका मतलब बच्चों 5 मैंने यहाँ क्या कर दिया प्लस, तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ 20 से 25 हुआ तो यहाँ 10 से क्या हो जाएगा, इसमें भी +5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10 से ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कहने का मतलब जितना चेंज लिक्विड के एक पॉइंट पर आप पहुंचाओगे उतना ही हर पॉइंट पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बच्चों अगर घटा रहे हो तो हर पॉइंट पे घट जाएगा, बढ़ा रहे हो तो हर पॉइंट पे बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की विशेषता बच्चों नॉन कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, माफ करिएगा, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ इसका एग्जाम्पल देखिए। पास्कल्स लॉ के ऊपर जो बेस्ड डिवाइसेज हैं उसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट हुआ, और यहाँ पर बच्चों हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता, कैसे काम करता है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से कहीं पर सिस्टम लगा हो, ऐसे एक पाइप लगा हुआ है, और यहाँ पर बच्चों इस पाइप को मैंने ऐसे लगा रखा है, ऐसे, और यहाँ पर ले जाके इसको बड़ा सा कर दिया, चौड़ा कर दिया, वाइड कर दिया, ऐसे। सपोज करिए इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, कोई लिक्विड वाटर मान लीजिए यहाँ पर भरा हुआ हो, ऐसे ऐसे। अब अगर बच्चों ये कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है, आइडियल है, हॉरिजेंटल सब कुछ रखा हुआ है, तो दोनों में लिक्विड का कॉलम सेम हाइट तक पहुँचेगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ बैलेंस करना होता है। ये देखिए मैंने एक पिस्टन बच्चों यहाँ पर लगा दिया, एक पिस्टन यहाँ पे लगा दिया, ये रहा पिस्टन, और एक पिस्टन मैंने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, ऐसे, ये रहा पिस्टन, ऐसे। यहाँ पर बच्चों ये जो लगा हुआ है यहाँ पाइप, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं मान लेता हूँ, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा A1 है, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं मान लेता हूँ A2 है। बच्चों यहाँ पर मैंने एक कोई फोर्स लगाया, सपोज करिए ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने कोई फोर्स लगाया, दिस इज F1, और यहाँ के ऊपर बच्चों मैंने क्या किया, एक कोई व्हीकल बड़ा सा है यहाँ लाके रख दिया, ऐसे। ये देखिए यहाँ पर इस फोर्स से हमें उस व्हीकल के वेट को बैलेंस करना, उठाना है उसको। यहाँ थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और ये व्हीकल उठ जाएगा बड़ी आसानी से। बड़ा सा गाड़ी यहाँ कोई रखा हुआ है, आसानी से उठ जाएगा। इसका रीज़न क्या होता है समझिए, मैं साइंटिफिकली इसको समझाने जा रहा हूँ आपको बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए अभी मान लीजिए यहाँ मैंने फोर्स नहीं लगाया था, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं थी, एकदम इक्विलिब्रियम था, लिक्विड का लेवल बैलेंस था, दोनों साइड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन करना था, दोनों कॉलम में लिक्विड का लेवल सेम था, वाटर का लेवल सेम था। मान लीजिए हमने यहाँ पर फोर्स को पहुँचाया,
हमने यहाँ पर फोर्स को लगाया तो यहाँ के ऊपर प्रेशर ऑलरेडी पहले से कुछ था, अब प्रेशर कितना बढ़ गया, प्रेशर यहाँ के अंदर बढ़ गया P1, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले से था, एडिशनल कितना मैंने दे दिया, मतलब कितना चेंज कर दिया, P1 F1/A1, F1/A1, यहाँ का प्रेशर चेंज इतना आ गया। तो यही प्रेशर चेंज जो यहाँ हुआ वही यहाँ पर भी पहुँच जाएगा। बच्चों ये कार का जो वेट है mg डाउनवर्ड ऐसे लग रहा है, तो ये फोर्स इसको दबा रहा है, तो यहाँ के ऊपर जो प्रेशर होना चाहिए, मान लो मैं यहाँ से निकालूं P2, तो यहाँ के ऊपर प्रेशर में जो चेंज होना चाहिए, प्रेशर के ऊपर होने वाला जो चेंज यहाँ के अंदर आना चाहिए वो हमारे पास हो जाएगा बच्चों यहाँ के अंदर F2 डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर आ जाएगा A2, F2 डिवाइडेड बाई A2। तो अभी मान लीजिए यहाँ के अंदर बच्चों, ठीक है, F2 डिवाइडेड बाई A2 हो गया, ठीक है, रहने दीजिए। यहाँ के अंदर बच्चों जो प्रेशर में चेंज P1 यहाँ हुआ वही वहाँ होना चाहिए, P1 = P2। अगर P1 = P2 हुआ है, इसका मतलब ये हुआ F1/A1 = F2/A2 होगा, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस होगा। जो प्रेशर में चेंज यहाँ हुआ वही तो चेंज यहाँ ट्रांसमिट होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ के अंदर क्या होगा, देखिए अभी मैंने यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं रखी है, यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं रखी, अभी मान लीजिए मैंने कोई यहाँ व्हीकल नहीं रखा है, यहाँ पर मैंने प्रेशर में चेंज किया तो वही प्रेशर का चेंज यहाँ ट्रांसमिट होगा। इसका मतलब यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने का मतलब यहाँ के ऊपर फोर्स क्या होगा, कोई फोर्स नया आ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ जो F2 फोर्स ऐसे बढ़ रहा है वो कितना आ गया, देखिए ध्यान से, F2 की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ के अंदर हो जाएगा F1 मल्टीप्लाइड बाई A2/A1, ऐसे ना। यहाँ के अंदर बच्चों जो फोर्स मैंने यहाँ लगाया, लेकिन इस फोर्स का प्रभाव देखिए यहाँ पहुँच रहा है F2 के रूप में, ये हो गया F1 A2/A1। मेरे प्यारे बच्चों अगर A2 को मैं A1 के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा रखूं, A2 को बच्चों A1 के रेस्पेक्ट में मैं बहुत ज़्यादा रखूं, तो यहाँ के अंदर कम ही फोर्स लगा के, एक ऑप्टिमम लेवल का फोर्स लगा के हम यहाँ पर ज़्यादा सा फोर्स पा सकते हैं। अगर बच्चों A2 को मैं बहुत ज़्यादा रखूँ तो F2 भी बहुत ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू F1। क्या पता चला, यहाँ मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ मुझे 1000 न्यूटन का फोर्स मिल गया, ठीक है बच्चों, 1000 न्यूटन का फोर्स मिल गया बिकॉज ऑफ प्रेशर ट्रांसमिशन। बच्चों यहाँ के अंदर इसका मतलब अगर मैं यहाँ एक बड़े से व्हीकल को भी रख दूँ तो वो यहाँ से आकर के बैलेंस हो सकता है, बड़ी आसानी से उसको हम उठा सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए बच्चों, इस तरह से सिस्टम है। यहाँ के अंदर बच्चों अभी सारे कंडीशन मेंटेन थे, कोई मैंने फोर्स नहीं लगाया था, कोई व्हीकल नहीं रखा था। क्या किया मैंने, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी था, तब तक F1 फोर्स लगाया। F1 फोर्स लगाने से यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा मतलब प्रेशर चेंज हो जाएगा। कितना प्रेशर चेंज हो जाएगा, P1 = F1/A1। और इस तरह से बच्चों यहाँ के ऊपर यही प्रेशर ट्रांसमिट होके जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर ट्रांसमिट होगा तो इसका मतलब प्रेशर यहाँ भी बढ़ेगा। प्रेशर यहाँ तब बढ़ेगा जब यहाँ फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स कितना बढ़ जाएगा, मान लिया F2 आ गया, तो यहाँ के ऊपर जो नया प्रेशर आ जाएगा, बढ़ा हुआ प्रेशर, वो आ जाएगा F2/A2। पास्कल्स लॉ कहता है कि जो प्रेशर में चेंज यहाँ किया वही यहाँ होगा। इसका मतलब P1 = क्या हो गया, P2। P1 = P2 से बच्चों मैंने राइट हैंड साइड को बैलेंस किया, F2 = दिस मच आ गया। इससे मैंने यहाँ अंदाज़ा लगाया कि सर अगर हम A2 को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और A1 को यहाँ कम से कम रखते हैं तो यहाँ कम ही फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स यहाँ के ऊपर पाया जा सकता है, यहाँ कम फोर्स लगा के यहाँ काफ़ी ज़्यादा फोर्स पाया जा सकता है। यही हाइड्रोलिक लिफ्ट का बच्चों कॉन्सेप्ट हो जाता है, हाइड्रोलिक प्रेस का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ के अंदर इसी से यहाँ बड़े बड़े गाड़ियों को बहुत कम फोर्स लगा के उठा दिया जाता है और बहुत आसानी से लिफ्ट हो जाते हैं। दिस इज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके आगे की चर्चा करेंगे। बच्चों अब आइए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और ये क्वेश्चंस आपके राइवल 4 से हैं। राइवल 4 आपके पास होगा, ठीक है। और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बच्चों हम लोग देखते हैं। राइवल 4 पे आपको मिलेगा, पेज नंबर 265 पे आपको जाना होगा, वहाँ से क्वेश्चन शुरू है। मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ के अंदर लिखा गया है, आप स्क्रीन पे देखो, ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ के अंदर कहा गया यूनिफॉर्मली टेपरिंग वेसल
इज फील्ड विथ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बेस ऑफ द वेसल ड्यू टू द लिक्विड, लिक्विड की वजह से, ड्यू टू द लिक्विड मतलब यहाँ पर एक तरह से गेज प्रेशर मुझे बताना है, क्या होगा, HDG बताना है। तो बच्चों आप सभी लोग देखो, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर जो पहला इसमें दिया गया है, इसका सोल्यूशन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जो वेसल दिया उसको ऐसे बना के दिया गया है, ऐसे टेपरिंग वेसल, ये इसका बॉटम है और ये इसका टॉप है, ठीक है। यहाँ के अंदर यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, दिस इज एरिया नंबर A1 मान लेता हूँ, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। और यहाँ जो ये बेस इसका है, इसका एरिया इन्होंने दिया है, मान लिया A2 है, यहाँ के अंदर दिया गया 2 × 10 की पावर, दिस इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ के अंदर हमसे कहा गया है कि इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी दी गई है 900 kg पर मीटर क्यूब, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बेस ऑफ द वेसल ड्यू टू लिक्विड, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये पूछा गया है। बच्चों यहाँ के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो है HDG होगा। तो यहाँ लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर होगा, लिक्विड की वजह से फोर्स पूछा है, तो लिक्विड की वजह से आने वाला प्रेशर यहाँ केवल लेंगे, वो होगा HDG, ठीक है। यहाँ के ऊपर प्रेशर मतलब यहाँ का फोर्स अपान यहाँ का एरिया, और यहाँ का एरिया अगर मैंने A2 ले लिया तो A2 लिख देता हूँ, ये हो गया HDG। इसका मतलब बच्चों F की वैल्यू यहाँ के अंदर बॉटम पर जो लगने वाला फोर्स होगा HDG मल्टीप्लाइड बाई A2। अब यहाँ रेस्पेक्टिव वैल्यू जो जो दिए गए हैं लिख लेता हूँ मैं। बच्चों यहाँ के अंदर फोर्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी H। देखिए डायग्राम में यहाँ पर बच्चों ये वाली हाइट हमारी दी गई है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से यहाँ की हाइट 0.4 मीटर, 0.4। डी डेंसिटी लिक्विड का दिया गया 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ के अंदर G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, इंटू A2 ये वाले एरिया को दिया गया है 2 × 10 की पावर -3, 2 × 10 की पावर -3, ठीक है बच्चों, मीटर स्क्वायर। सभी अपने स्टैंडर्ड यूनिट में है, कुछ करना नहीं, फटाफट रख के सॉल्व कर लेना बच्चों। तो देखिए ये आपका हो गया 0.4 × 2 इंटू ये 9 का 2 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, केवल यहाँ के अंदर 9 बचेगा, और ये आ जाएगा 0.4 इंटू 18, यह आ गया 7.2 न्यूटन, ठीक है बच्चों। इसका मतलब यहाँ के ऊपर जो फोर्स लगेगा लिक्विड की वजह से, ध्यान रहे सवाल में लिक्विड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू 7.2 न्यूटन, यही इसका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में जाके आप मैच कराओगे तो बच्चों करेक्ट मैचिंग यहाँ के अंदर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट मैचिंग। ओके बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड बच्चों और कुछ अच्छे क्वेश्चन आइए देखते हैं। बच्चों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे कहा गया ये सिफॉन इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर, सिफॉन इन यूज्ड इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर। ओके ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन ए सिफॉन इज 1.5 ग्राम पर cc। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड S विल बी, पॉइंट P और S के बीच में प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ और यहाँ। तो बच्चों यहाँ कुछ नहीं करना है, दुनिया भर की चीज़ें इसमें दे तो रखी हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर यहाँ देखो तो ये बच्चों पॉइंट जो है इस बर्तन में जो लिक्विड भरा हुआ है उसके जस्ट सरफेस पर है। तो पॉइंट P पर जो यहाँ के अंदर प्रेशर होगा, पॉइंट P पर जो प्रेशर होगा बच्चों वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि भाई इसको भूल जाओ ना, यहाँ देखो ये हमारे पास लिक्विड के जस्ट फ्री सरफेस पर है, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और रहा सवाल पॉइंट S का, तो पॉइंट S पे जो प्रेशर होगा, पॉइंट S भी ये दूसरा वाला जो लिक्विड है, दूसरा वाला जो भी लिक्विड है या वही है डिपेंड नहीं करता, यहाँ के अंदर बच्चों वो भी इस लिक्विड के फ्री सरफेस पर है।
अगर इस लिक्विड के फ्री सरफेस पर पॉइंट यस है तो पॉइंट यस पर भी जो प्रेशर लग रहा होगा बच्चों वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और पॉइंट पी पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर का डिफरेंस पॉइंट पी पर और पॉइंट यस पर अगर इसका डिफरेंस निकालने जाए तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका जाहिर सी बात है जो आंसर होगा दोनों जगहों पे पी और यस पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस पूछा गया है, यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट चॉइस होगा बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट चॉइस होगा। यहाँ के अंदर जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, 0। ठीक है, प्रेशर का डिफरेंस यहाँ के अंदर बच्चों 0 आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन सी। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 प्रेशर से रिलेटेड। यहाँ के अंदर कहा गया हाइड्रोलिक प्रेस द स्मॉल सिलेंडर हैज डायामीटर d1 सेंटीमीटर while the large piston has diameter d2 सेंटीमीटर। If a force F1 is applied to small piston, the force on large piston F2 will be गिवन बाई। यहाँ के अंदर बच्चों, यहाँ के अंदर जो अभी हम लोगों ने हाइड्रोलिक लिफ्ट का केस पढ़ा था उसमें एक जगह मैंने फोर्स लगाया था, वहाँ पर प्रेशर चेंज हुआ था, वो प्रभाव दूसरी जगह पहुँचा था। तो जो वहाँ के अंदर बच्चों सोल्यूशन हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट किया था वैसे था F2 इक्वल टू F1, यहाँ के अंदर था A2 अपान A1, और मैंने बताया था कि अगर A2 को ज़्यादा रखा जाए तो अपने आप F2 बढ़ जाता है। तो ऐसा ही सवाल है यहाँ के अंदर बच्चों, हमसे पूछा गया कि सर बताइए F2 क्या होगा। यहाँ के अंदर बच्चों इसको मैं ऐसे लिखूँगा एरिया, जहाँ पर बच्चों हमारा दूसरा, जहाँ पर लार्जर पिस्टन है, जहाँ बड़ा वाला चौड़ा वाला ज़्यादा एरिया वाला पिस्टन है A2, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए R2 और पहला जो सिलिंड्रिकल केस था, सिलिंड्रिकल पिस्टन था, उसका एरिया हमारे पास A1 है और उसका रेडियस मान लेते हैं R1 हो। तो इसको मैं लिखूंगा A2 के जगह पर पाई R2 का स्क्वायर और इसके जगह पर पाई R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे हो गए। यहाँ के अंदर F1 मल्टीप्लाइड बाई R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर R2 के जगह डायामीटर के टर्म में मैं लिखूंगा D2 बाई 2 और R1 की जगह लिखूंगा D1 बाई 2। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के अंदर आ जाएगा D2 बाई D1 का होल स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर यहाँ के अंदर अगर खोजने जाएं, ब्रैकेट को खोलेंगे D2 स्क्वायर अपान D1 स्क्वायर आ जाएगा, ये फोर्स हमारा F1 है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। यहाँ करेक्ट चॉइस जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसमें कह रहा है व्हेन अ लार्ज बबल राइजेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द सरफेस द रेडियस डबल्स इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ द कॉलम ऑफ वाटर ऑफ हाइट h, देन द डेप्थ ऑफ द लेक। तो डेप्थ ऑफ द लेक क्या है बच्चों? यहाँ के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया कोई लेक है, सपोज ऐसे ये एक लेक है, इसके अंदर वाटर भरा होगा, ऐसे ऐसे वाटर भरा हुआ है। यहाँ पर कोई एक बबल है, यहाँ पर कोई एक बबल है, इसका रेडियस चलो कुछ रहा होगा। ये बबल यहाँ से मूव करके कहाँ पर गया? यहाँ पर गया, यहाँ पर जाके पहुँचा फ्री सरफेस पर। तो कह रहा जब यहाँ पर पहुँचा, ज्यों-ज्यों ऊपर जाएगा बच्चों प्रेशर कम होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा तो ये बबल और ज़्यादा एक्सपेंड करता जाएगा, और जब यहाँ पर पहुँचा है इसके टॉप पर तो इसका रेडियस बढ़कर डबल हो जा रहा है। अगर यहाँ रेडियस r था तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है 2r, और ये जो हाइट दिया गया है दिस इज कैपिटल H। सवाल में हमसे क्या कहा गया, एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ के अंदर हमसे कहा गया व्हेन ए लार्ज बबल राइजेज फ्रॉम, लार्ज बबल था, फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द सरफेस इट्स रेडियस डबल, उसका रेडियस डबल हो जाता है। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ द कॉलम ऑफ वाटर एट हाइट h, देन द डेप्थ ऑफ द लेक। लेक का डेप्थ यहाँ के अंदर क्या रहा होगा आप बताइए। यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि ये हाइट h है, बशर्ते ये दिया गया है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इक्वल टू हो उतना प्रेशर जितना कि h गहराई में जाने पर होता है। h गहराई मतलब HDG के बराबर है, ये हमें दिया है।
तो कह रहा है इसके जो वास्तविक गहराई इस लेक की रही होगी वो क्या रही होगी। बच्चों देखो यहाँ के अंदर क्या होगा, यहाँ से जब यहाँ ये बबल मूव करके जाएगा तो प्रेशर घटेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो एक तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ के लिए लिखूंगा P1V1 PV इक्वल टू nRT। यहाँ के लिए बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से P इंटू वी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। P1V1 इसके अंदर कोई गैस ही तो है बबल के अंदर, P1V1 इक्वल टू P2V2। अब देखिए P1 यहाँ के ऊपर जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मान लीजिए लेक की गहराई यहाँ के अंदर H हो, फ्री सरफेस से H है तो ये हो जाएगा HDG। यहाँ के अंदर इसका वॉल्यूम हमारे पास सपोज करिए अब स्फेरिकल शेप का बबल होगा तो वॉल्यूम हम यहाँ पर लिख देते हैं 4/3 पाई r का क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर जब हम जाके पहुँचेंगे तो प्रेशर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बचेगा। ठीक है बच्चों, प्रेशर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बचेगा और यहाँ के अंदर वॉल्यूम की जहाँ तक बात है वो हो जाएगी 4/3 पाई, रेडियस 2 गुना हो गया 2r का क्यूब, 2r का क्यूब, 2 टाइम्स ऑफ r का क्यूब, ऐसे हो गया बच्चों। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास आ गया P0 प्लस HDG दिस मच मल्टीप्लाइड बाई r क्यूब, दिस बिकम्स इक्वल टू, इसको मैं सॉल्व करूँगा बच्चों, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ थोड़ा ताकि दिखाई पड़े आपको क्वेश्चन। यहाँ के अंदर बच्चों P0 प्लस HDG मल्टीप्लाइड बाई r क्यूब इक्वल टू P0 मल्टीप्लाइड बाई 8 टाइम्स ऑफ r क्यूब, यही आएगा। r क्यूब ने r क्यूब को कैंसिल कर दिया होगा बच्चों और यहाँ के अंदर आ गया P0 प्लस ये स्मॉल h था, ये हमारे पास स्मॉल HDG, दिस विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ P0। इसका मतलब HDG जो हमारे पास होगा वो आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ P0 और HDG दिस विल बी इक्वल टू, बच्चों यहाँ के अंदर P0 की वैल्यू जो मेंशन किया गया इनडायरेक्टली वो हमारे पास आ रहा कैपिटल HDG के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ P0 की जगह इतना हो गया 7 ऑलरेडी यहाँ है, DG कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब H इक्वल टू 7H के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जिस हाइट को पूछ रहा है बच्चों वो हमारा 7H के बराबर आएगा और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो मैचिंग में हमें मिल रहा है दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड ये भी है। यहाँ कहा गया फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर, आप लोग को दिख रहा होगा, द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज, करेक्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ के अंदर क्या होगा, देखिए ध्यान से, करेक्ट ऑब्जर्वेशन हमें बताना है क्या होगा। देखिए दो यहाँ आपके सामने दो बर्तन बने हुए, दोनों में वाटर रखा हुआ है। एक जो कंटेनर मेरा पहला वाला आप देख सकते हैं, पहला वाला कंटेनर जो हमारा है वो बड़ा है, दूसरा वाला कंटेनर जो है वो छोटा है, दोनों में वाटर है, मतलब डेंसिटी एक ही है और हाइट एक ही है दोनों में। आप देखें तो यहाँ के अंदर बच्चों बस अंतर ये होगा कि दोनों में वाटर का वॉल्यूम अलग अलग होगा, मास अलग अलग होगा, बशर्ते अगर बॉटम पे जाके चेक करो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना कितना आएगा तो दोनों केसेज में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि हाइट सेम, डेंसिटी सेम और जो रिक्वायर HDG, हाइट सेम, डेंसिटी सेम, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सेम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के ऊपर P0 सेम। तो बच्चों ऐसे पर्टिकुलर केस में हमारा क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। ऑप्शन एक बार देखें, पहला ऑप्शन मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप लोग चेक करिए, कह रहा पहला ऑप्शन प्रेशर ऑन दी बॉटम ऑफ टैंक ए इज ग्रेटर देन दी बॉटम ऑफ टैंक बी। सर प्रेशर सेम होगा, वो बहला रहा है, फुसला रहा है कि गलती करो, ऐसा मत करना। कह रहा प्रेशर ऑन दी बॉटम ऑफ टैंक ए इज स्मॉलर देन टैंक, फिर गलत बोला, सरासर अन्याय। अगला हमसे कह रहा बच्चों प्रेशर डिपेंड्स ऑन दी शेप ऑफ दी कंटेनर, प्रेशर कह रहा है कंटेनर के शेप पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इतना इसीलिए पढ़ाया है। डी ऑप्शन में बच्चों बोल रहा है प्रेशर ऑन दी बॉटम ऑफ ए एंड बी इज सेम। अब जाके सही बोला इतना उलझाने के बाद। तो यहाँ पर बच्चों इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी।
ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, प्रेशर से ही रिलेटेड। यहाँ के अंदर आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देखिए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, वाई द डैम ऑफ वाटर रिजर्वायर इज थिक एट द बॉटम। बॉटम पे वाटर रिजर्वायर, वाटर को रोकने वाला कोई यहाँ पर रिजर्वायर है तो उसका बॉटम थिक क्यों रखा जाता है, ये मोटा क्यों रखा जाता है, ये पूछा गया है। बच्चों इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब इसमें वाटर या कोई भी लिक्विड भरा जाएगा तो ज्यों ज्यों यहाँ के अंदर हाइट या डेप्थ यहाँ ज़्यादा होता जाएगा, यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू कह लीजिए बढ़ती जाएगी, और इस प्रेशर की वैल्यू जब बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। अगर फोर्स बढ़ता गया बच्चों तो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस बॉटम को उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, नॉर्मल फोर्स। कहने का मतलब इस फोर्स के अपोजिशन में उसे इसका काउंटर पार्ट लगाना पड़ेगा, नॉर्मल फोर्स। और बच्चों यहाँ के अंदर ये तभी लगा पाएगा जब इसमें मजबूती हो, स्ट्रेंथ हो, तो ये मजबूती तभी आएगी जब इसको बच्चों थिक रखा जाए। तो यही कारण है कि इसको थिक रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर की वजह से फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस फोर्स को अगर हमें रोकना है, फोर्स का सामना करना है, तो यहाँ मजबूती बढ़ानी पड़ेगी बॉटम की, और इस वजह से इसको थिक कर दिया जाता है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या लिख रहे हैं वो। पहला करें क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ। सर क्वांटिटी से मतलब नहीं होता, क्वांटिटी का क्या मतलब है यहाँ। डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज, ऐसा कहाँ होता भाई, डेंसिटी इंक्रीज करने लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ, यस दिस इज द करेक्ट चॉइस। यहाँ पर डेप्थ के साथ बच्चों प्रेशर बढ़ता जाता है एंड दैट इज वाई फोर्स बढ़ता जाता है। ठीक, तो यहाँ करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा बच्चों, आप लोग देखिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस। ओके बच्चों, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आइए जरा देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 20। टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है, पिछले 1-2 सालों में इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए जरा, कह रहा a vertical U tube of uniform inner cross section okay contains mercury in both sides of its arm. A glycerine density 1.3 gram per centimeter cube column of length 10 centimeter is introduced into one of its arm. बहुत अच्छी बात है। कह रहा ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज पोर्ड into the other arm until the upper surface of the oil and the glycerine are on the same horizontal level। बहुत अच्छी बात है। यहाँ के अंदर कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम, डेंसिटी मरकरी का दिया गया 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ सिचुएशन हमारा कुछ ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 20, एक यू आकार का ट्यूब है, ऐसे बच्चों यू आकार का इसमें ट्यूब है। समवेयर लाइक दिस। इसका क्रॉस सेक्शन, इनर क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो यहाँ यू आकार का ट्यूब है, ये वाले क्रॉस सेक्शन की बात करें, हर जगह सेम है, बता रहा हर जगह सेम है। हमसे बनाने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, माफ़ करिएगा। यहाँ के अंदर बच्चों क्या है कि इसमें भरा हुआ मरकरी दोनों भुजाओं में, इसके दोनों आर्म में फैला हुआ है। और मान लो ये मरकरी फैला हुआ था ऐसे 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 ऐसे, मरकरी दोनों आर्म में ऐसे फैला हुआ है। तो पहले तो मरकरी का कॉलम क्या रहेगा, दोनों साइड में बराबर रहेगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बैलेंस करना होता है। अब क्या किया गया है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं। अब बच्चों ये किया गया है कि यहाँ पर एक कॉलम में इसके ग्लिसरीन डाला जा रहा है, ग्लाइसरीन डाला जाएगा। बच्चों जैसे ही ग्लाइसरीन डालेंगे, इसको ये दबाएगा, और दबाने से क्या होगा, इधर का प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा तो इधर का भी बढ़ेगा, ये थोड़ा ऊपर उठेगा। और दूसरे कॉलम में क्या किया गया है, दूसरे कॉलम में बच्चों यहाँ पर कोई ऑयल डाला गया है, और ये तब तक डाला जाता है जब तक यहाँ पर, सपोज करिए ग्लाइसरीन मैंने यहाँ तक डाल दिया, यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक थोड़ा ऐसा बनाए कि समझाना आसान हो। बच्चों ये जो ब्लू पेन से मैंने बनाया, सपोज करिए ग्लाइसरीन भरा हुआ है ये, और ये ब्लैक वाला पेन वाला जो था, ये यहाँ के अंदर क्या था, दिस वाज मरकरी, ये मरकरी था। अब इसके अंदर बच्चों तब तक
कह रहा है ऑयल को डाला गया है जब तक कि यहाँ पे ग्लिसरीन का हॉरिजॉन्टल लेवल और ऑयल का बराबर ना हो जाए। तो यहाँ के अंदर बच्चों क्या डाला गया है, ऑयल डाला गया है। मैं इसका भी कलर यहाँ चेंज कर देता हूँ बच्चों, इसका कलर मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ। देखिए आप लोग, यहाँ मुझे ऑयल डालना है, दिस वन ऑयल, और इसका हाइट दिखाया गया एच है, एच है। तो कहा गया कि ये हाइट एच जो ऑयल का है वो कितना रहा होगा। अगर ऐसा कंडीशन बने तो ये एच हाइट कितना रहा होगा, कितने हाइट तक, कितनी गहराई तक ये ऑयल रहा होगा। दिस इज ऑयल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये क्या है, मरकरी है, एंड दिस इज ग्लाइसरीन, ग्लाइसरीन, ठीक है बच्चों। यहाँ के अंदर ध्यान से देखिए क्या कंडीशन इसका होगा बच्चों, क्या सिचुएशन बनेगा, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से कहीं से, जहाँ से आपका मन करे, एक लाइन खींच लीजिए ऐसे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर किसी भी लाइन पर कोई भी लाइन खींच लीजिए, सेम लेवल पे जितना यहाँ का प्रेशर उतना यहाँ का प्रेशर, तभी तो ये रुक पाएगा। अदरवाइज यहाँ का प्रेशर अगर ज़्यादा होता, यहाँ का कम होता, तब तो ये चलने लगता ना। इक्विलिब्रियम जब बना होगा, सपोज करिए यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँ, आसान रहेगा। तो जितना यहाँ पर प्रेशर होगा उतना यहाँ पर भी प्रेशर होगा। अब इधर देखिए ये क्या भरा हुआ है, ये ग्लाइसरीन भरा हुआ है, और ये क्या है, ये मरकरी है बच्चों, और ये क्या है, ऑयल है। तो जितना प्रेशर ये दोनों मिल करके यहाँ पर पहुँचा रहे होंगे, उतना प्रेशर ये ग्लाइसरीन अकेले यहाँ पहुँचा रहा होगा, तभी जाकर मामला बैलेंस होगा। यहाँ पूछा गया ऑयल का हाइट यहाँ के अंदर क्या होगा, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं, तभी मामला ट्रांसपेरेंट होगा। बच्चों देखो, यहाँ पर सपोज करिए ये पॉइंट हमारा ए है, और यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट बी है। तो मैं कहूँगा टोटल प्रेशर पॉइंट ए पर शुड बी इक्वल टू टोटल प्रेशर पॉइंट बी पर, क्योंकि हमें यहाँ प्रेशर को बैलेंस करना है। प्रेशर बैलेंस ना होता तो बच्चों यहाँ पे लिक्विड का फ्लो होने लगता। लिक्विड अगर स्टैटिक कंडीशन में है, इट मीन्स कहीं भी हॉरिजॉन्टल लेवल बना दें तो उस लेवल पे जितने पॉइंट आएंगे सब पे प्रेशर सेम होगा लिक्विड के अंदर। अब यहाँ पर प्रेशर की अगर बात करें तो होगा एच, और यहाँ क्वेश्चन के अंदर एच की वैल्यू दिया गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 जी एच, एच डी, डी माफ करिएगा, डी, डी किसका, ग्लाइसरीन का, डी फॉर ग्लाइसरीन, डी फॉर ग्लाइसरीन, ठीक है। अभी लिख लेंगे इसकी वैल्यू। और एच, एच फॉर यहाँ क्या, एच डी जी, जी के जगह पर बच्चों यहाँ पर अभी जी ही रहने देते हैं, कैंसिल आउट होना चाहिए इसको। यहाँ के अंदर यहाँ पहुँचे तो ये ऑयल के द्वारा यहाँ पर कितना प्रेशर, ऑयल के द्वारा होगा स्मॉल एच, ऑयल की डेंसिटी इंटू जी, प्लस इस मरकरी के द्वारा, मरकरी के द्वारा, अच्छा ये टोटल जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इतना कितना होगा, ये होगा 10 माइनस एच, यहाँ के अंदर हो जाएगा 10 माइनस एच डी, किसका डी, मरकरी का, और जी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ के अंदर इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ जी, इधर से भी जी कॉमन हो करके कैंसिल हो जाएगा, कॉमन करने के बाद कैंसिल हो ही जाएगा। तो ये हो गया 10, और यहाँ ऑयल सॉरी यहाँ जो ग्लाइसरीन है, ग्लाइसरीन की बच्चों डेंसिटी यहाँ के अंदर दी गई है आपको, देखिए ध्यान से 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सारे यूनिट यहाँ सीजीएस में दिए गए हैं तो बदलने की जरूरत नहीं है। ये है 1.3, ठीक है, इक्वल टू एच। ऑयल की डेंसिटी यहाँ के अंदर दिया गया आपको 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.8। देखिए मैं यहाँ सीजीएस में ही सबको रख रहा हूँ तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों, यहाँ के अंदर हो जाएगा 10 माइनस एच, और मरकरी की डेंसिटी आपको देखिए दिया गया 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी को सॉल्व करके हमें एच की वैल्यू निकाल लेनी है। मेरे प्यारे बच्चों इधर आ गया 13, ये हो जाएगा हमारे पास 0.8H, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 136 माइनस 13.6H। ओके, ये हमारा और ये हमारा, ये दोनों बच्चों इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 13.6, या ऐसे कर लेता हूँ बच्चों, यहाँ के अंदर ये आ जाएगा 13 माइनस 136 इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा माइनस में इसको माइनस 13.6 और प्लस 0.8, ये हो जाएगा माइनस 12.8। ठीक है, माइनस 12.8 आ गया और एच हो गया। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे बच्चों, इसको माइनस करेंगे, 136 में से 13 को माइनस कर दीजिए, 123 आ जाएगा,
123 माइनस में आएगा इक्वल टू, यहाँ के अंदर आ गया बच्चों कितना, माइनस में 12.8H, 12.8H। सॉल्व कर लीजिए, H की वैल्यू आ जाएगी 123 डिवाइडेड बाई 12.8। बच्चों इसको सॉल्व करोगे आंसर आपको मिलेगा 9.6 सेंटीमीटर। सॉल्व करके आप देखिएगा, यहाँ आपको मिलेगा 9.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऑयल का जो ऑयल कॉलम का लेंथ होगा या हाइट होगा दैट विल बी 9.6 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ के अंदर बच्चों हमारा आ गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ध्यान रहे इस तरह का तमाम सवाल आपके यहाँ पूछा जाता है, तमाम का मतलब एक ही आएगा लेकिन एक ही वहाँ काफ़ी होगा बच्चों। तो ऐसे बहुत आसानी से आप कहीं पे भी लाइन बना दो, उस पर्टिकुलर लाइन पे जितने पॉइंट लिक्विड के अंदर मिलेंगे बच्चों प्रेशर सेम होगा स्टैटिक कंडीशन में, क्योंकि अगर बच्चों प्रेशर डिफरेंट होता तो स्टैटिक कंडीशन ना बन पाती। एक सिंपल सा अप्रोच यहाँ लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर सामने होगा। ठीक है, चलते हैं आगे।